बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरी यूनिवर्सिटी के एक फास्ट यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट जिन्होंने कराची से पढ़ा और उसके बाद फिर आज इस वक्त आयरलैंड के अंदर मौजूद है। तो हमने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के रिव्यूज़ किए, उसमें अब एक और एडिशन होने जा रहा है आयरलैंड का। सो सबसे पहले मैं चाहूँगा जाजिब अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराएं कि आपने फास्ट में क्यों आए थे, और फिर वहाँ से यानी एक इंटर किया होगा या ए लेवल्स किया होगा, तो पहले वो बताएं क्या किया था, कौन सी स्कूल कॉलेज से किया था, और फिर फास्ट में क्यों आए थे। अस्सलाम वालेकुम। यार मैंने मैंने मैट्रिक किया था। सही है। और फास्ट की कोई रीजनिंग नहीं थी कि मुझे कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना था। सीधी सी बात है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, सच बात है। मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं थी, ऑप्शंस लिमिटेड थे, एंड फास्ट वो ऑप्शन थी जो कि परसेंटेज को इतना भाव नहीं देती थी और उस पे चलती थी कि आप टेस्ट पास कर पाते हो कि नहीं। हम्म। समहाउ टेस्ट पास हो गया और कहीं और हुआ नहीं था, तो ही मैं फास्ट आ गया था। सही। तो स्टार्टिंग उस तरह से थी। उसके बाद ये हुआ कि जब अंदर आ गया तो मुझे फिगर आउट किया मैंने कि अब तो यही है, तो अब कुछ करना ही है यहाँ पे। तो फिर मैंने जो है वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना शुरू करी, मतलब पढ़ना शुरू किया। मुझे याद है शुरू में हेलो वर्ल्ड भी नहीं बन रहा था, आज तक मुझे याद है। सर शहबाज होते थे, वो आए और पहला लैब थी, नहीं हुआ मुझसे, तो एंड में सर पार रख के कहते हैं भाई जाओ घर जाओ, घर जाके प्रैक्टिस करो। तो फिर जाके पढ़ना वढ़ना शुरू किया, किताबें उठाई, हम्म। एंड जो है वो पास से ग्रेजुएट कर गए बड़ी मुश्किल से 2.8 जीपीए के साथ। सही। फिर फास्ट से ग्रेजुएट किया तो सबसे पहली जॉब कहाँ लगी, और फिर वहां से लेके आयरलैंड तक का सफर, अब इसको जरा आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा बताएं, बिल्कुल, क्या कहाँ कहाँ बिल्कुल, जॉब की और कौन सी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया। बिल्कुल। तो क्या करता ये था कि जब यूनिवर्सिटी के अंदर ही थे, तो जो है वो कॉन्टैक्ट्स बन गए थे सीनियर्स के साथ, और थोड़ा सा जो है वो से कॉम्पिटिशन्स में पार्ट करते थे, तो थोड़ी जान पहचान ज़्यादा थी। तो एक सीनियर ही थे जिनके साथ कॉम्पिटिशन में जाया करते थे, और वो करीम में होते थे। तो उन्होंने जब वहाँ पे करीम को जब इंजीनियर्स आए थे, तो उन्होंने बहुत अर्लियर टाइम पे रेफर कर दिया, मैं और मेरे साथ 2-3 और दोस्तों को, कुछ 6 बंदों को टोटल। ओके। तो हमारा जो है 4 घंटे का कोई इंटरव्यू हुआ था, आई रिमेंबर, फरवरी जब यूनिवर्सिटी के अंदर ही थे। 4 घंटे का? और 4 घंटे का लगातार, बड़ा स्ट्रेसफुल। मुझे याद है कि मैं कमरे में बैठा हूँ, एक-एक घंटे बाद एक नया बंदा आता है और बड़ी अच्छा। मुश्किल सवाल। हाँ, मुझे आज तक याद है, कोई कह रहा है व्हाट्सएप बनाओ, कैसे जाएगी, क्यों पुश नोटिफिकेशन कैसे जाएगी, वो सब कैसे जाएगा। तो बड़ा मतलब एक मुश्किल था। लकी था कि जो चीज़ आती थी वही पूछी अगले ने। सही। तो इस तरह करके करीम में पहला करियर स्टार्ट किया। सही। करीम में मैं टोटल 4 साल रहा। कराची ऑफिस में ही था मैं। वहाँ पे हमने स्टार्ट एज़ अ जावा इंजीनियर, बैकएंड इंजीनियर किया था, तो जावा पे मोस्टली काम होता था और एडब्ल्यूएस पे चलता था सब कुछ। बट साथ-साथ ये हुआ कि हमने एक चीज़ सीखी थी कि यूज़ केस के हिसाब से लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजीज़ चूज़ करते हैं। तो वक़्त के साथ ऐसा भी हुआ कि पाइथन भी सीखनी पड़ गई बहुत कम टाइम के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स पे काम करना पड़ता था, कि ऐसा नहीं था कि बैकएंड का मतलब ये है कि टास्क मिलता, साथ में ये भी था कि आपको वो दे देंगे कि आपको साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर बना देंगे और प्रॉब्लम्स दे देंगे, बोलेंगे यार एड्रेस करो, या हम्म। डेवऑप्स रिलेटेड इश्यूज होंगे वो एड्रेस करो। टेस्टिंग खुद करते थे, टेस्टिंग कोई थी नहीं करीम के अंदर। तो अच्छा। बाकायदा बड़ी मजे की चीज़ थी कि आप प्रोडक्ट से, एक पॉइंट तक आप प्रोडक्ट से बातें करते हो, फिगर आउट करते हो कि उसको क्या चाहिए, और फिर एक डॉक्यूमेंट बनता है उसके हेल्प के साथ, जो बिजनेस एनालिस्ट करता है शायद। हाँ हाँ। फिर आप उसका सिस्टम डिजाइन पूरा डॉक्यूमेंट बनाते हो कि होगा कैसे, चलेगा कैसे, स्केल कैसे करेगा, कॉस्ट कितनी आएगी, और क्या ये मतलब सही डिजाइन आएगा कि नहीं। फिर आप उसको खुद ही अपनी जो बना प्रेजेंट करते हो, उसको खुद बनाते थे बैठ के। फिर उसको खुद टेस्ट लिखते थे, फिर खुद डेवऑप्स वाला काम करते थे, उसकी पाइपलाइन बनाते थे, उसको खुद डिप्लॉय करके आते थे, फिर उसे खुद से मॉनिटरिंग करते थे कि जो बनाया है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बड़ा जो एक मजे का एक्सपीरियंस था करीम का, जिस चीज ऑफ कोर्स ये करने का एडवांटेज था कि सीख बहुत लिया था। हम्म। तो 4 साल तक तो हम इस तरह की चीजें करते रहे, एसआरई, डेवऑप्स, साइट रिलाय, और फिर आई थिंक एक पॉइंट पे डेटाबेस रिलायबिलिटी भी कुछ चीज बनाई थी कि डेटाबेस के प्रॉब्लम फिक्स कर रहे थे। तो ये सफर रहा। फिर हुआ ये कि कोरोना आया। तो कोरोना के अंदर जो है, जब कोरोना आया उसका, और जब पहला वेव खत्म हुई, तो एकदम से आपके सबको आया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, तो कुछ नया करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। तो हम्म। विच इज वाई आई थॉट कि चलो अब जो है वो कोई और मुल्क चलते हैं, कोई और कंपनी चलते हैं, ताकि जो है वो कुछ नया फ्लेवर मिलेगा। तो उस टाइम लकीली अगेन एक नई कंपनी थी जो कि यूएई में ऑफिस खोल रही थी, कॉलसाइन के नाम से। और वहां पे हमारे एक सीनियर ऑलरेडी पहुंचे हुए थे, तो ओके। अगेन उन्होंने उन्होंने रेफर किया।
तो मैं तो मेरे साथ 4-5 बंदे और थे, मैंने सबको रेफर किया। तो हमने उनके इंटरव्यू निकाले, हम सबका वो हम सब एक साथ जो है वो अबू धाबी में बैठे हुए थे। ओके, तो नाइस। तो फिर अबू धाबी की लाइफ स्टार्ट हुई, काफी डिफरेंट थी। अच्छी लाइफ है काफी, मतलब मैं तो मुझे बड़ी पसंद आई वहाँ पे। इवन तो लोग कहते हैं बड़ा एक्सट्रीम वेदर है, लेकिन बड़ा मतलब पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अच्छा था। थैंक। वहाँ पर भी जावा में ही काम था मोस्टली, और लेकिन वहाँ पे मोस्टली जो है ना वो फायर फाइटिंग टाइप काम था। लाइक आग लगी हुई थी, चीजें बन चुकी थी और वो वैसे नहीं चल रही थी जैसे चलनी चाहिए थी, और ओके, क्लाइंट्स आ चुके थे, और तो वो आग प्रोडक्ट क्या बुझानी चीज़ थी। थी? प्रोडक्ट क्या थी? प्रोडक्ट प्रोडक्ट बड़ा फैसिनेटिंग चीज था, मतलब वो वही इंटरेस्ट स्पार्क करता था। बेसिकली ऑथेंटिकेशन सिस्टम था मोस्टली फॉर बैंकिंग, ओके। और इट वाज इन्फेरेंस बेस्ड ऑथेंटिकेशन। लाइक आपकी बिहेवियर पे आपको जज करेगा कि आप क्या रजा हैं, कि आप इजाजत हैं कि नहीं है। तो वो बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स एक साथ अक्यूमुलेट करता था कि आप अपना मोबाइल उठा के कहते हैं स्वाइप करो, तो हर बंदे का एक तरीका है और डिफरेंट तरीके से मोबाइल उठाता है और डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स मारता है स्क्रीन पे और डिफरेंट स्पीड से स्वाइप करता है। तो ये बड़ी सिग्नेचर बन जाता है। देन साथ में वो कहता है कि लोकेशन कौन सी थी, डिवाइस वही थी कि नहीं थी, या आपसे मैं बोलूँ कि पासवर्ड लिखें अपना, तो मे बी अगर लेट्स से पासवर्ड इज लेट्स से फादर, तो मैं कहता एफ के बाद आप ए जल्दी दबाएंगे, और शायद मैं एफ के बाद ए लेट दबाता हूँ और टी जल्दी दबा देता हूँ। तो हमारे टाइपिंग बिहेवियर्स बड़े अलग अलग होते हैं। इस तरह की बहुत सारी रिकमेंडेशन थी चीज़ों की। तो वो था कि एक बैंक को जाके कहते थे कि हम आपका पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम संभालेंगे, हम आपकी कॉल हमारे पास आएगी, हम ऑथेंटिकेट करके देंगे कि ये बंदा है कि। और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें और, मतलब आई थिंक कॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं समझाना शुरू करूँगा। पर बैंकिंग के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, सो वेरी इजी टू सेल प्रोडक्ट। आप किसी बैंक को आके बेचोगे, वो कहेगा हाँ ये मुझे चाहिए। बट तो वो उनके इतना परफेक्टली चल रहा था वो प्रोडक्ट जितना वो क्लेम कर उसमें रहे थे? प्रॉब्लम्स थे, स्केल के प्रॉब्लम से हुआ ये था कि जो जिन्होंने इसको इनिशियली बनाया था उनको स्केल और रिलायबिलिटी और इन चीज़ों से वाकिफ नहीं थे वो। तो ओके। बिकॉज ऑफ दिस जिन्होंने बनाया वो जैसी स्केल हिट किया तो वो नो लॉन्गर यूज मतलब फायदेमंद नहीं था। तो उनको भी दोबारा से रिवर्क करना था, सब चीज़ें चेंज करनी थी। एंड उस उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनको मतलब ये करने के लिए उनको एक्सपीरियंस बंदे ऊपर लेके आना, उनको बहुत शफलिंग करनी थी, उनको पीपल मैनेजमेंट बहुत करनी थी, उनको सीनियर इंजीनियर रिप्लेस करने पड़ रहे थे, नए सीनियर बंदे लाने थे, और उनके क्लाइंट्स जो थे वो मतलब ऑन प्रेम डिप्लॉयमेंट करते थे, क्लाइंट के सिस्टम में जाके डिप्लॉय करते थे। तो वो 10,000 और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि आपको इटरेशन भी करनी है, आप तो आप नहीं कर सकते, क्लाइंट बोलेगा मैं 3 महीने बाद आके एक डिप्लॉयमेंट। तो वो बड़ा बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम से फंस गए थे बेचारे। तो हम वो सब हम लगे हुए थे, हम भी उसी कश्ती में थे साथ। तो ऑलमोस्ट 1 साल वहां पर रहे, उन चीजों को जितना सॉल्व कर सकते थे करने की कोशिश करी। तो वो बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम था, मतलब मैं तो कहता हूँ बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम था। तो उसी टाइम पे रियलाइज कि यार अभी जो है एज हो रही है साथ साथ, मैं जो है इस टाइम में जो है ना, अगर मैं किसी यूरोप साइड पे ना या और किसी बिग फैंग साइड पे नहीं मूव करा, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो मेरा इंटरव्यू बड़ा मुश्किल लेने वाले हैं। ओके। तो क्योंकि बहुत सीनियर पोजीशन के लिए लेंगे फिर, तो मुझे नहीं पता कि मैं इतना सीख रहा हूँ जितना जरूरी होगा उस टाइम पे। तो मैंने उसी टाइम पे फिर फटाफट अप्लाई किया, उन्हीं की अमेज़न जॉब्स पोर्टल्स पे जाके। और उसमें बड़ी थोड़ी सी किस्मत ये है कि एक मेरे साथ टीममेट थी जो खुश नहीं थी कंपनी से, कॉल साइंस से। तो उसको किसी एचआर ने रीच आउट किया था, उसने जाके अप्लाई किया, उसका हो गया, उसने आया बताया कि मेरा तो हो गया, मैं तो जा रहा हूँ, तुम अपना देख लो सब। तो हमने कहा अच्छा। तो पर हमने क्या जाके हम भी पोर्टल पे गए और वही लोकेशन सेलेक्ट करी, डबलिन, मतलब सोच रहे डबलिन क्यों पहुंचे, तो डबलिन एक रीजन ये थी कि एक बंदे का भी मेरा तो हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो हम सब ने अप्लाई किया वहाँ पे, सबका इंटरव्यू हुए, हम सब सारे बैठते थे एक साथ, और सबको एक दूसरे को लीड कोड करवा रहे हैं, लीडरशिप क्वेश्चन सिखा रहे हैं। तो फिर टेस्ट दिया, तो 2 बंदों और का हो गया। तो इस तरह से जब हम फिर डबलिन मूव कर गए। अच्छा, तो मुझे पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताएं कि इज इट ओनली अ टेस्ट या और भी कोई चीजें हुई थी? किस तरह पूरा अच्छा, प्रोसेस था? तो प्रोसेस बड़ा मजे का है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रोजेक्ट की जो बड़ी है ना, वो ये है कि आपको सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। वो ये कि आपको इंश्योर कराते हैं और फीडबैक लिखते रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको आप स्टार्ट करो कोई चीज, आप अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाए या कोई ऐसी चीज पे वैल्यूएट कर लिया जाए जिसके लिए आप रेडी ना हो। प्रोसेस उनका ये है कि पहले वो एक ऑनलाइन टेस्ट देंगे आपको, ठीक है, उसमें 2 हैकरिंग के सवाल होंगे और 2-3 बिहेवियर बेस्ड सवाल होते हैं। आपको सिर्फ जज करने के डिफरेंट सिचुएशन में आप क्या करते हो, पर्सनैलिटी बेस्ड वो होता है, सर्वे होता है कुछ। थैंक। उसके बाद अगर आप वो पास कर लेते हो,
which is I think which is very easy, मतलब वो बहुत इजीली पास हो जाता है। तो फिर आपको एक फोन इंटरव्यू रखते हैं। अच्छा, Okay. फोन इंटरव्यू बहुत वेरी करता है फ्रॉम टीम टू टीम। तो कभी किसी से प्रॉपर कोडिंग करवाते हैं, कभी किसी से सिर्फ टेक्निकल बातें करते हैं और बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। मेरे साथ जब बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन पूछे उन्होंने, तो अमेज़न के बड़े मशहूर हैं वो लीडरशिप क्वेश्चंस हैं, 14 लीडरशिप क्वेश्चंस। बेसिकली वो आपके पास्ट के बारे में सवाल पूछते हैं इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। और बड़े सिंपल से सवाल होते हैं कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू रिसीव अ नेगेटिव फीडबैक या हार्श फीडबैक, या व्हेन योर टीममेट वाज नॉट वर्किंग एंड डेडलाइन वर टफ, और या कोई चैलेंजिंग काम उठा लिया था, या यू फेल्ड अ प्रोजेक्ट। तो आपको बड़े अच्छे जवाब, बड़े प्रोसाइज जवाब देने होते हैं। उसमें आप ये चीज सीखते हो कि आपने बहुत कम अल्फाजों में बताना है कि ये सिचुएशन थी और अगर मैं कुछ नहीं करता तो ये हाल हो जाता। ये सब मद्देनजर रखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया और उसका ये रिजल्ट आया, और इस रिजल्ट को मैंने ऐसे मेजर किया कि ये अच्छा रिजल्ट है। बड़ा वो एक पैटर्न उनका कि मतलब बहुत जल्दी मतलब समझाओ कि क्या क्या। और आपको उसमें सबसे मेन चीज है कि टाइम बचाना होता है, क्योंकि अगर आपने लंबी कर दी उसके अंदर तो आपने अपना टाइम जाया कर दिया। जितना जल्दी आपने जवाब खत्म किया तो वो अगला सवाल पूछेगा, अगला सवाल पूछेगा, और फिर आपका ज्यादा लिखेगा कि इतने सवाल के आंसर दिए। फोन कॉल के बाद आपको वो अलग से कॉल करते हैं, फिर अलग से एक और कॉल आती है और आपको समझाते हैं कि अब आपके साथ क्या होगा। अब आपके साथ एक 4 घंटे का इंटरव्यू होगा और आप डेट शेड्यूल करोगे। आपको समझाते हैं उसमें कि आपने जो है वो बिहेवियर क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने, आपने जो है एक सिस्टम डिजाइन होगा, एक में वो कोडिंग प्रैक्टिसेस चेक करेंगे, एक में डाटा स्ट्रक्चर्स चेक करेंगे, और एक में वो क्रिटिकल थिंकिंग चेक करेंगे। मतलब बड़ा मुश्किल सा कोई लीड कोड का सवाल दे देंगे और देखेंगे कि आप सॉल्व कर पाते हो टेंशन में कि नहीं। तो वो समझाते हैं। फिर वो दिन आता है, 4 घंटे का होता है। उसमें ये बड़ा मजे का सिचुएशन होती है कि 2 घंटे एक साथ, 1 घंटे का ब्रेक, 2 घंटे एक साथ। और उसमें फिर ये होता है कि वो लीडरशिप क्वेश्चन अगेन वही है, पूछते ही हैं। और एक सिस्टम डिजाइन करेगा, मुझसे ऐसे उसने बोला कि उबर ईट्स बनाओ। तो बिल्कुल इसका सवाल होता है सिस्टम डिजाइन को, कहते हैं उबर ईट्स बनाते हैं, बताओ क्या करोगे। तो फिर मैं शुरू होता हूँ, अच्छा ठीक है भाई ये डोमेन्स होंगे, अच्छा ठीक है ये चीज होगी, इसको इस डाटाबेस में रख लेते हैं, क्यों रख लेते हैं, क्या रीजनिंग है, किस तरह। फिर वो उसमें वो पील करते रहते हैं, वो इश्यूज निकालते रहते हैं और देख रहे होते हैं कि बंदे कितना समझ कितना पा रहे हैं। सही। कोडिंग में बड़ा एक यूनिक चीज ये होती है कि कंपाइलर नहीं होता, सॉर्ट ऑफ नोटपैड जैसा सब वो होता है। उस पे आपने कोड लिखना होता है विच दे से कि शुड बी कंपाइलेबल। उसको अच्छा, चलाते नहीं सूडो है कोड वो, नहीं लिख सकते? सूडो कोड नहीं लिखना। बेसिकली वो आपका सिंटैक्स चेक नहीं करने वाले, इट्स जस्ट कि दे वांट के नियर मशीन कोड लिख दो प्लीज। ओके। तो और उसमें ना करना ही होता है बेसिकली कि वो बड़े मजे के तरीके सवाल पूछते हैं आपसे। वो क्या करते हैं कि आधी इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी, ठीक है, जानबूझ के। अब वो देखते हैं कि आप क्या करते हो, क्या आप फिगर आउट करते हो कि ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है और पूछ लेते हो उनसे, या खुद से ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेते हो सोल्यूशन को। तो मेरे साथ ये भी हुआ बीच में कि मैंने एक सवाल था मेल बॉक्स समथिंग का, और मैं फंसता गया। मैंने कहा नहीं बाइनरी लगाएंगे, ये लगाएंगे। 5 मिनट में रुका मैं, और मैं से एक सवाल पूछा, बड़ा मासूमाना सा कि यार ऐसा तो नहीं कि 3 तरह के बॉक्सेस होते हैं। तो हंसा वो भी आगे से, मैं भी हंसा आगे से, कहता हाँ 3 तरह के बॉक्सेस होते हैं। तो मुझे समझ आया, तो फिगर आउट कर लिया था कि इस तरह कर रहे हैं। तो और बड़ा ना इंटरेक्टिव कोडिंग करनी होती है आपको उनसे ना, मतलब ये नहीं करना होता कि मैं आपको सवाल दिया और आप लगे हुए चुप बैठे हुए सोच रहे हो। आप वो आपने बिल्कुल ना, जैसे मैं और आप भी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सर आप बातें करने होते हैं, यार एक काम करते हैं, अच्छा इसको लिस्ट में ले लेते हैं, ऐसा होगा नहीं वो, मतलब एक बेसिकली ऐसा कि डिस्कशन वो करना है और साथ साथ कोड करना है। इसको ऐसे इमेजिन करना होता है कि आप दोनों मिलके एक ही सवाल सॉल्व कर रहे हैं, वो आपकी टीम में ही है। तो इस तरह वो, ताकि वो आपका थॉट प्रोसेस उसको इवेल्युएट कर सके ना कि आप क्या क्या सोच रहे हो, पहली थॉट क्या आई, सेकंड थॉट क्या आई, थर्ड थॉट क्या आई, वो करते हैं आप। फिर उनका सबसे अच्छी बात ये है कि आपको विद इन 7 डेज आपको रिजल्ट बताते हैं यस और नो। गुड। तो उसके बाद हो जाता है तो आप कहते हो बेहतरीन, जबरदस्त। सही सही। सो फिर यानी कि व्हेन यू गॉट दिस ऑप्शन, आप उस वक्त दुबई में थे और ये सारा प्रोसेस दुबई में से दे रहे थे? जब और मैं बुधा में था। और फिर यानी कोई हर्डल था वहां से आने में, या प्रोसेस क्या था उस वक्त, क्या क्या करना था, डॉक्यूमेंटेशन क्या थी और वो सब अच्छा, कुछ? तो अच्छी बात यह है कि ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको रिलोकेशन में। इवन आपके पास फैमिली है तो आपको बहुत ही ज़्यादा केटर करते हैं। लेकिन प्रोसेस जैसे डबलिंग का प्रोसेस में ये था, बैकलॉग लगा हुआ था। तो मैंने इंटरव्यू क्लियर किया था अक्टूबर के अंदर, और मुझे पहुंचने में आई थिंक 9 महीने लगे पूरे, बिकॉज डबलिन खुद का, आयरलैंड का खुद का बैकलॉग था वर्क परमिट का। तो वर्क परमिट आई थिंक मार्च में आके आया। तो सही है। ड्यू टू कोविड था ये मसला या? हाँ, मतलब प्रीवियसली कोविड की वजह से सब ब्लॉक था।
तो जब वो खुला तो उनका फिर प्रोसेस स्लो था, ओके। प्लस जो है वो ब्रेग्जिट सब हो चुका था, तो इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा आ चुका था। तो उसके चक्कर में जो है वो मतलब उनके प्रोसेस इतने स्मूथ नहीं थे कि वो ठकाठक करें। आई थिंक अब वो चेंजेस कर रहे हैं, काफ़ी ने स्पीड अप कर लिया है, पर उस टाइम तो बिल्कुल नहीं थे। तो 3-4 कंपनियाँ थी, एक टैक्स समझा रही थी कि टैक्स कैसे कटना है, टैक्स में क्या-क्या चीज़ें होनी है। एक जो है वो रिलोकेशन के उसमें हेल्प करी थी पैसों के मामले में, कि उसने आपको पहले रिलोकेशन लमसम भेज दिया, फिर उसने टिकट्स बुक करा के दे दी। अगर आप फैमिली हैं तो आपको वो कार्गो अलाउ करते हैं कि आप सामान लेके जाओ, सब चीज़ें, इस तरह की चीज़ें दे देते हैं। एक और कंपनी थी फ्रेगोमैन, वो आपके सारे ये लीगल इश्यूज़ सॉल्व करी थी, आपके बिहाफ पे जो है वो वर्क परमिट लेकर आई, फिर Amazon ने पासपोर्ट। थर्ड पार्टी कंपनीज हायर की हुई हैं जो हेल्प यू टू जब रिलोकेट एंड ऑल जब दैट। ओके। हाँ, जब सही सही 5 और 6 कंपनियाँ, तो सही। वो एंड तक आपके साथ थी। एंड वंस यू आर हियर तो फिर आप बस यहाँ से काम करना। अच्छा, फिर हाउ, व्हाट इज द डिफरेंस यू फील के करीम में काम किया, फिर अबू हुँ। धाबी की एक कंपनी में काम किया, एंड देन यहाँ की वर्क फ्रॉम होम कहाँ कहाँ किया, और फिर वर्क एनवायरनमेंट में क्या फर्क लगा, यानी टीम वर्क में, लीडरशिप में क्या डिफरेंस नजर आया यहाँ पे और वहाँ यार बड़ा ही मतलब बिल्कुल भी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है ही नहीं है। पे? अगर मैं अमेज़न का देखूँ तो मैंने ये चीज़ देखी है कि उनकी लीडरशिप पे बहुत फोकस है। वो हम्म हर एक-एक बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। अ, बड़ी मुझे यूनिक चीज़ लगी मुझे कि उनका सारा कल्चर जो है वो लिखा हुआ है। वो लिखत में मतलब वो कागज़ पे लिखा हुआ है या वो वीडियोज़ के अंदर लिखा हुआ है। तो सही। ऐसा नहीं कोई बंदा छोड़ के चले जाए तो कल्चर भी साथ ले जाएगा अपना। तो हम्म ये एक डिफरेंस था जो मैंने करीम में फिगर आउट देखा था कि करीम में सारा कल्चर जो था वो लोगों के वैसे था। मैं लोग बहुत इंडिपेंडेंट अच्छे थे। सिस्टम था, सिस्टम डिपेंडेंट सिस्टम नहीं था। हाँ, हम्म तो जो है वो सारे बंदों को सब क्लियर था। नया बंदा आता तो बहुत जल्दी ऑनबोर्ड करते थे। लेकिन हम्म सारा जो है वो एक कहते हैं ना मतलब अनसेड एक कंसेंसस था कि सब इसमें बिलीव करते थे कि ऐसे रखना है, किसी ने बदतमीजी नहीं करनी है, सब ऐसे करना है, कोड ऐसे लिखना है, सीआर ऐसे बनानी है। हम्म, यहाँ आया तो उन्होंने मुझे 1 महीने तक कोई काम नहीं करवाया। सही। 1 महीने तक उन्होंने मुझे सिर्फ़ ऑनबोर्डिंग करी। उन्होंने सिखाया कि भई अमेज़न क्या कैसे सोचती है। फिर उन्होंने हम्म समझाया कि आपने पी सीआर कैसे रेज़ करनी है, कोड करते हुए क्या सोचना है, अगले से बात करते हुए क्या सोचना है, इंटरव्यू लेते हुए कैसे बात करनी है, और इतनी माइन्यूट डिटेल्स मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इसमें लिखा हुआ था कि अगर आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हो और फिर अगला बंदा जो इंटरव्यू लेके निकला है रूम से, वो आपको देखे और आपने आईब्रोज़ भी करे या आईज़ रोल करे, तो आपने क्या करना है? मैंने चूज़ किया हम्म इग्नोर करना है। तो ही सेड नो, आपने उसको जाके फीडबैक देना है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुमने मुझे एक अनकॉन्शियस बायस डाला है कि बंदा अच्छा नहीं है। तो अब मैं वो दिमाग में रख के उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो उसके साथ मैं फेयर नहीं कर रहा हूँ। तो वो हम्म इतना डिटेल तक है। बड़ी ज़्यादा उनसे सोशल कोहेज़न नहीं करनी है। उन्होंने बताया कि भई अगर जो है बड़ी जेफ बेज़ोस की वीडियोज़ दिखाते हैं, कि जेफ बेज़ोस खड़ा होता है, कहता है बताओ ये रूफ़ कितनी ऊँची है? कहता है कोई हम्म बोलेगा 80, मैं बोलता हूँ 100। लोग क्या करेंगे, कहेंगे मुक्का कर लेते हैं, 90 कर लेते हैं। ठीक है? हम्म कहते हैं जब एक कंपनी में ये हो रहा होगा और दूसरी कंपनी कोई इंच टेप रख के नाप लेगा, तो वो कंपनी सही डिसीज़न लेना शुरू हो जाएगी और हम लॉन्ग रन में हार जाएँगे। क्योंकि अगली हम्म कंपनी सही डिसीज़न ले रही थी। तो हम्म सिखाया है कि जब-जब बात समझ ना आए, स्ट्रेट ऑफ बोल दो। बिल्कुल नहीं देखना कि आगे लीडरशिप कौन खड़ी हुई है, क्या खड़ा हुआ है। हम्म, री रीज़नेबल बात करनी है। अमेज़न आपको प्रोटेक्ट करेगी इन केस कोई बंदा इनह्यूमन या हॉस्टाइल हो रहा हो। तो एक ये बहुत डिफरेंस है, कल्चर मतलब लीडरशिप बहुत सिखाई इन्होंने, बहुत ज़्यादा सिखाई है। सही। दू दूसरा ऑफ कोर्स ये है कि पैसा बहुत बचाते हैं इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब कोडिंग पे किस तरह समझाऊँ उसको मैं कि हम्म अगर मैं करीम में काम करता ना, तो उसकी रनिंग हम्म कॉस्ट जो होती है ना, डॉलर्स में शायद अगर $100 पर मंथ बर्न हो रहे होते हैं। तो यहाँ हम्म, पे वो इतनी मैकेनिज़म्स इन प्लेस हैं कि आपको फोर्स ऑप्टिमाइज करेंगे अब। करेंगे। एग्ज़ैक्टली। बड़ा वो ना पर डॉलर वो चलते हैं कि भई इसकी इतनी रिक्वेस्ट आनी है, इतना आना है, इसको हम्म सर्वरलेस बनाओ, इसको ऐसे करना है। बहुत एक्सट्रीम इन्होंने मतलब इम्प्रूव की हुई है। तो दोनों के अपने फ़ायदे हैं। करीम में हम्म अलग चीज़ें सीखी, इसमें अलग चीज़ें सीखी हैं। बट ये एक बहुत डिस्टिंक्टिव चीज़ है जो अमेज़न अलग हम्म, ट्रेडिशनल कंपनी से बड़ा अलग करता है। सही सही। अच्छा, अब बिल्कुल एक जनरल इसमें बात करते हैं कि आयरलैंड, अभी आपको कितना टाइम हो चुका है आयरलैंड में? मैं आया था अप्रैल में, 22 अप्रैल। 2-3 महीने हो गए, 2 2 3 महीने। महीने हो गए। हाउ आर यू फाइंडिंग इट? यार बहुत रैंडम है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई। मौसम मुझे बहुत पसंद आया, बहुत साफ हवा है। तो खास तौर पे कराची से आया हूँ मैं और फिर अबू धाबी में था, तो मुझे फ़ील हुआ कि मैं स बहुत क्रिस्प हवा अंदर जा रही है। वो अच्छा लगा, बहुत ग्रीन है। सेहत के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे मौसम ठंडा रहता है और आपको फ़ोर्स करते हैं कि आप चलें।
मतलब चलने में बहुत फोर्स करते हैं आपको। यूएई में तो मैं सीट पे बैठा रहता था, तो मैं थोड़ा मोटा हो रहा था, तो हेल्दीनेस वाइज बहुत अच्छा लगा। और कल्चर वाइज अच्छा लगा, लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर मैं ट्रेन में बैठूंगा, लोगों से बैठूंगा, इम्पॉसिबल है मेरी किसी से बात ना हो। तो आपकी बातचीत होती रहे, मतलब बड़ा वो है कि बातचीत शुरू हो जाती है और दोस्तियां बन जाती हैं। तो बढ़िया, वो चीज आप यूएई में नहीं नोटिस करते। यूएई में हर बंदा रिजर्व रहता है। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी पाकिस्तान यही में भी होता है। रहता है। हाँ, हर बंदा बहुत रिजर्व रहता है। हम्म। बात नहीं है, मतलब लिफ्ट, मतलब ये बड़ा नॉर्मल है कि आप लिफ्ट में खड़े हैं तो बात से स्टार्ट हो जाए। हम्म। मतलब ये बहुत ऑकवर्ड लगेगा अगर आप यूं कर रहे हो, आगे से बात नहीं करते। तो ये हम्म। चीजें बड़ी अच्छी हैं। जो चीजें मुझे नहीं पसंद आई, वो ये है कि ऑफकोर्स एक नॉन मुस्लिम मुल्क में आया हूँ मैं, हम्म। तो चीजें बड़ी डिफरेंट डिफरेंट है। हम्म। लाइक हलाल 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 हराम देखना पड़ता है। ठीक है, वीकेंड पे मैं रात के टाइम बाहर नहीं निकलूंगा, मतलब सिटी सेंटर नहीं जाऊंगा। हो जाता है कि लोग नशे में घूम रहे होते हैं। अब हम्म। आई नो कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं सेफ फील नहीं डर करूंगा। लगता है। हाँ, सही बात है। नशे में बंदा कुछ भी कर सकता है, रैंडम बातें कर रहा होता है आपसे, आप भी हम्म। देख के हंस रहे होते हो कभी कभी। सही। तो थोड़ा सा इस तरह है। कुछ चीजें हम्म। अच्छी हैं। थोड़ा महंगा है खाना, मतलब खाना खुद बनाना पड़ता है, यूएई में कभी नहीं बनाया। हम्म। तो प्रोज एंड कॉन्स हैं। सही सही। सो इसको रैप अप करने की तरफ लेके जाते हैं। एनी एडवाइस यू वांट टू गिव? बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान में होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे। अच्छा, मैंने पर्सनली अपने एंड पे नोटिस किया है कि वी आर शाई टू ट्राई। हम ट्राई नहीं करते। एट टाइम्स ये होता है कि मुझसे ज्यादा शायद पोटेंशियल वाले लोग होंगे, लेकिन आपसे ज्यादा शायद पोटेंशियल वाले लोग होंगे, लेकिन वो आज आपसे नीचे पोजीशंस पे होंगे क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया कि यार मैं अप्लाई करूं। सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम आई सी। पाकिस्तान में लोगों को अपनी कैपेबिलिटीज पर ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, जब मैं यहाँ आ रहा था ना, तो मुझे खुद ऐसा था कि यार शायद मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, मुझे फील होता था। बट जब मैं आया और मैंने यूरोपियंस की और यहाँ पे पैदा हुए हुए लोगों की इंग्लिश सुनी है, तो मैं कहा यार मैं तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। सो ये चीज ना, हम जब पाकिस्तान में तो हम फील नहीं कर पाते, लेकिन जब हम यहाँ पे आके उनके बीच में आउटस्टैंड करते हैं, यूर इन अ गुड कंपनी। जब आप एक कंपनी में होते हैं और आपको चार लोग आपकी तारीफें कर रहे होते हैं और आपको फील होता है यार हम भी करते हैं, यार हम भी अच्छा कर रहे हैं। सो वो आपको एक फीलिंग आती है। पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग आपको सुन रहे हैं, व्हाट वुड बी दैट पॉइंट आप जो उनको समझाना चाहेंगे मोटिवेशन के लिए कि यार अप्लाई करो, अप्लाई करने में कोई मसला नहीं है, एंड सी वेयर थिंग्स गो। तो एनीथिंग यू वांट टू से? यही आपने बहुत अच्छी चीज पकड़ी है। ऐसा है, बहुत ज्यादा है। आई थिंक हमारा कल्चरल प्रॉब्लम भी है कि कोई बंदा कहता है मैं ये करके दिखाऊंगा, तो उसको शॉट डाउन करते हैं, तुमसे कहाँ होगा। तो शायद लोग थोड़ा सा ना वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। एडवाइस तो मैं ये दूंगा कि भाई डबलिन का मुझे मालूम है अभी कि दे आर इन डायर नीड ऑफ इंजीनियर्स। उनकी इकोनॉमी चलती है इस बेसिस पे कि मैक्सिमम एम्प्लॉयज हों, क्योंकि उनका टैक्स जाता है, टैक्स से मुल्क चलता है। ठीक है, तो इकोनॉमी ऐसे चलती है, तो ये तो चाहेंगे कि जितने केपेबल इंजीनियर्स हैं वो आ जाए। तो सारी कंपनीज एग्रेसिवली हायरिंग कर रही हैं, अमेजोन, गूगल वगैरह। तो पहले तो ये कि सब जगह अप्लाई करें। दूसरी बात, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगा। वही वाली बात जैसे आपने कहा ना कि हम यूके पहुंचे तो फील हुआ, मैं अमेजोन पहुंचा तो मुझे फील हुआ कि मैं अपने आपको बड़ा अंडररेट करता था। मैं आया तो मैं अच्छे खासे लोगों ने देखा, इनसे ज्यादा बेहतर था पहले से। तो मैंने कहा ये मुझसे पहले के 2-2 साल पहले के पहुंचे हुए, तो मैं भी 2 साल पहले अगर ट्राई करता तो मैं भी आ चुका होता अब तक। मैंने इतना देर क्यों लगाई आने में। तो आई थिंक, मतलब मैं तो सबको ये कहूंगा कि ट्राई फॉर अमेजोन, फॉर गूगल, और आप बार बार ट्राई करें। वर्स्ट क्या होगा कि पहली बार ही में नहीं होगा, नेक्स्ट बार ही में हो जाएगा। तो बहुत बंदे होते हैं हमारे पास जो बहुत केपेबल होते हैं, एंड वो यही कल्चरल इशू है कि वो ट्राई नहीं करते हैं। दूसरा कल्चरल इशू है कि वो हेल्प सीख नहीं करते हैं। मतलब मैं हैरान हुआ जिस दिन मैंने लिंक्डइन पे लगाए, मेरे पास इंडियन बंदों के मैसेज आए कि भाई बताओ क्या प्रोसेस था, कैसे था, मुझे बताओ क्या करना है। तो आप रैंडम लोग हेल्प करते, तो हमारे अंदर एक कल्चरल इतना ज्यादा है नहीं कि हम एक पाकिस्तानी बंदा सर्च करें अमेजोन पे, उसको मैसेज करें भाई बताओ ये कैसे पूछना है, मतलब मैं अच्छा, अप्लाई करना मजे की चाहता बात हूँ। है, अगर आप उसको करेंगे ना तो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन हम लाजमी। खुद यानी अपने हम्म। एंड पे जब हम पाकिस्तान में थे, हम सोचते थे यार मैं क्यों किसी यूके के बंदे का मैसेज करूं, पता नहीं जवाब देगा नहीं देगा। लेकिन हमने कभी हम्म। ट्राई नहीं किया। आज जब हम यहाँ देखते हैं तो एवरीवन लाइक, यहाँ का एक कल्चर है कि जैसे आप कह हम्म। रहे थे कि लिफ्ट में बात करने का, बस में बैठे तो बात करने का, सो देर सोशली कनेक्टेड। उनको उनको अच्छा लगता है कि यार किसी को मैं हेल्प करूं। थैंक यू बोलने में वो प्राइड फील करते हैं, सॉरी बोलने में वो प्राइड फील करते हैं। रास्ते में जा रहे होंगे तो ये आपने छोटी छोटी चीजें नोट की होंगी। क्या हम्म। आप पाकिस्तान में रोड क्रॉस करते हुए अगर आप किसी के बीच में रुक गए हैं, तो वो यूं करके अजीब सी शक्ल बनाएगा यार क्या हम्म। है, और यहाँ पे आप देखेंगे सॉरी थैंक यू, वो एक हाँ। इनके कल्चर का एक मिजाज कल। बन चुका है। इसकी एक वजह मुझे सच्ची बात ये भी लगती है कि यहाँ पे गर्मी कम है और सर्दी बाहर आती है। हाँ, ये एक सच्ची बात है। ये हम हम्म। हम ये समझते हैं हम बहुत बुरे हैं, खैर ऐसी बात नहीं है।
यहाँ पे सर्दी है, मौसम का भी एक असर होता है। जो हमारे मुल्क हैं और पाकिस्तान इंडिया में लोगों के मिजाज जो बुरे हैं, उसके गर्मी का भी एक बहुत बड़ा असर है। लेकिन बहरहाल कल्चर यहाँ पे इस वजह से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आप कंटिन्यू करें, यूर टेलिंग के यार लोग मैं लिंक्डइन पे तो रीच आउट कर सकते हैं। सो मतलब मैं तो कहूंगा कि मेरे खुद के फायदे में है कि मैक्सिमम पाकिस्तानी आए, मुझे दोस्त मिल जाएंगे, कम्युनिटी मिल जाएगी, ठीक है, ज्यादा पाकिस्तानी आएंगे, ज्यादा हलाल रेस्टोरेंट खुल खुलेंगे। जाएंगे। तो अगर आप किसी भी ऑफशोर पाकिस्तानी को रीच आउट करोगे तो उससे खुद के फायदे में भी है, तो वो तो लाजमी आपको पूरी गाइड जान करते आगे हैं। हेल्प करता है। तो आई थिंक वो वाली बात है कि जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। आई थिंक वो हम अपनी जो बैचमेट्स की बात कर रहे थे कि दे केप्ट ऑन ट्राइंग, तो अभी हम जिसको देखते हो कहीं ना कहीं फिक्स हुआ हुआ होता है। तो यही एडवाइस होगी कि भाई जितनी मतलब एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, बेशक यू फेल, देयर इज नो हार्म इन फेलिंग, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, जगह जगह जो अप्लाई करते रहो, यू हैव टू बी राइट ओनली वंस। तो एक दफा आप पहुंच जाओ तो सारे मसले लग जाते बिल्कुल सही बात है। थैंक यू जाजिब, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आपने टाइम निकाला और हमारा डिस्कशन जो है वो एक अच्छा रहा। बिल्कुल लोगों को आई होप इससे मोटिवेशन मिले, लोग अप्लाई करें। और अगर किसी एक बंदे की भी जिंदगी इस वजह से चेंज हो जाती है हमारी बात सुन के, आपकी बात सुन के, तो इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। हाफिज़। थैंक यू। हाफिज।